हाय गाइस। आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सीपीसी, उसका विस्तार, क्षेत्र और परिभाषा, उसकी हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारत में सर्वप्रथम जो अंग्रेजों द्वारा सीपीसी लाई गई थी वो चार्ल्स वुड के निर्देश पर दीवानी मामलों के निस्तारण हेतु थी। सिविल प्रक्रिया संहिता 1859। ठीक है, 1859 की सिविल प्रक्रिया संहिता के पश्चात पुनः वर्ष 1877 और 1882 में, ठीक है, एवं 1908 में संशोधित रूप में सिविल प्रक्रिया संहिता को पारित किया गया। ठीक, और वर्तमान सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 1 जनवरी 1909 से प्रवर्तित है। ठीक है, और तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का अधिनियम जो क्रमांक है तो वो है 8। तो पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका अधिनियम क्रमांक कितना है, वो 8 है। और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य, नागालैंड राज्य एवं जनजाति क्षेत्रों के अतिरिक्त संपूर्ण भारत पर है। किंतु संहिता के बंदों को या उनमें से किसी उपबंधों को संपूर्ण नागालैंड या ऐसे जनजातीय क्षेत्रों या उनमें से किसी क्षेत्रों में लागू करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी किया जाना अपेक्षित है। और संहिता को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया। यही पूछा जा सकता है कि कौन सी सूची का विषय है, ये तो समवर्ती सूची का विषय है। तो यहाँ पर वैसे तो संपूर्ण भारत में लागू है, लेकिन नागालैंड राज्य जनजाति क्षेत्रों उन पर ये तब तक लागू नहीं जब तक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी न कर दे। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कहाँ पर लागू नहीं है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता कैसी विधि है, प्रोसीजर लॉ है जो दीवानी मामलों के निस्तारण में न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। और प्रक्रिया विधि क्या होती है ये देखते हैं हम। तो ये वह विधि है जो सारभूत विधि द्वारा निश्चित अधिकारों एवं दायित्वों से उत्पन्न विवादों के निस्तारण हेतु न्यायालय के लिए प्रक्रिया विहित करती है। ठीक है, तो एक ऐसी विधि है जो सारभूत विधि द्वारा निश्चित जो अधिकार और दायित्व होते हैं उनसे उत्पन्न होने वाले विवादों के निस्तारण हेतु न्यायालय के लिए प्रक्रिया विहित करती है। उसके बाद है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 किसी विशेष या स्थानीय विधि को प्रभावित नहीं करती। मतलब यदि कहीं पर किसी क्षेत्र में उनका पर्सनल लॉ है तो वहाँ पर वो उससे गवर्न होंगे, वहाँ पर ये इफेक्ट नहीं करेगी सीपीसी। ठीक है, अब इसके हम विषय वस्तु देखते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 2 भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में कुल 58 धाराएं, तो ये धाराओं और आदेशों में विभाजित है। ठीक है, धाराएं कितनी है, 158 है। और जो इसका सेकंड भाग है अनुसूची से संबंधित है, जिनमें कुल 51 आदेश तथा उनसे संबंधित नियम दिए गए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है पूरे 51 आदेश। और संहिता की धाराएं पक्षकारों के सारभूत अधिकारों एवं क्षेत्राधिकार का सृजन करती है, जबकि आदेशों एवं नियमों में न्यायालय में संचालित प्रक्रिया का उपबंध है। संहिता में विहित धाराओं में संशोधन की शक्ति किसको है, संसद को। यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछे धाराओं में कौन अमेंडमेंट कर सकता है तो कर सकती है संसद। ठीक है, संसद एवं राज्यों के विधानमंडलों को यह शक्ति प्राप्त है धाराओं में अमेंडमेंट करने के लिए। जबकि जो आदेश हैं, ऑर्डर हैं, उनमें संशोधन या परिवर्तन करने की शक्ति संसद विधानमंडलों के अतिरिक्त राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी प्राप्त है। ठीक है, तो उच्च न्यायालयों को सिर्फ आदेशों में, जबकि संसद और विधानमंडलों को दोनों में। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रक्रिया विधि है, अतः यह तत्समय लंबित या भविष्य की कार्रवाइयों पर लागू होती है। ठीक है, तो ये भविष्य की कार्रवाइयों पर भी लागू होती है, पूछा जा सकता है ये लागू होती है या नहीं। और ये इस प्रकार ये संहिता भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखती बल्कि भविष्यलक्षी प्रभाव रखती है। और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सर्वांगीण भी नहीं है, किंतु उन विषयों पर सर्वांगीण है जिनके संबंध में संहिता पे उपबंध किए गए हैं। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन बनता है कि ये कैसे इफेक्ट रखती है, तो ये भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखती, ये भविष्यलक्षी प्रभाव रखती है। और ये अपने आप में कंप्लीट भी नहीं है। ठीक है, इसके अमेंडमेंट देख लेते हैं हम। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में सन 1976, 1999, 2002 में व्यापक संशोधन किए गए हैं। ठीक है, और जो संशोधन अधिनियम 1999 2002 है, 1 जुलाई 2002 से लागू हुआ है। ठीक, और जो धाराओं में संशोधन है वो देख लेते हैं। धारा 26 को 2 उपधाराओं में बांट दिया गया था। ठीक है, और जो 1999 2002 का संशोधन है, उपधारा 2 को संशोधन अधिनियम 1999 द्वारा जोड़कर यह उपबंधित किया गया कि हर वाद पत्र में तथ्यों को शपथ पत्र द्वारा साबित किया जाएगा। ठीक है, 26 में सब क्लोज 2 जोड़ दिया गया बाय एफिडेविट। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन 27 में संशोधन किया गया 1999 द्वारा। उसमें वाद संस्थित किए जाने की तिथि 30 दिन के भीतर भी जानी चाहिए, ये अमेंड किया गया 27 में। फिर उसके बाद 32C में अमेंडमेंट किया गया 1999 के द्वारा। इसमें राशि को 500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया 32 में। ठीक है, अच्छे से याद रख लेना 32C में।
और फिर उसके बाद धारा 58 में संशोधित अधिनियम 1999 द्वारा डिक्री के निष्पादन में सिविल कारागार में निरोध के लिए निर्धारित धन सीमा में परिवर्तन किया गया है। ठीक है। और अब यदि डिक्री 5,000 रुपये से अधिक धनराशि के समुदाय के लिए है तो निरोध अवधि अधिकतम 3 माह तक ही होगी। और यदि डिक्री 5,000 रुपये से अधिक किंतु 2,000 रुपये से अधिक की राशि के लिए है तो निरोध की जो अवधि होगी 6 सप्ताह से अधिक की नहीं होगी। यदि डिक्री 2,000 रुपये से अधिक के समुदाय के लिए तो कोई सिविल कारागार नहीं होगा, यानी कोई कारावास नहीं दिया जाएगा। ठीक। अब उसके बाद आ जाते हैं हम धारा 60 में संशोधन 1999 द्वारा इस अधिनियम में परंतु 6 में परिवर्तन करके यह बंद किया गया कि भरण पोषण की डिग्री से भिन्न किसी डिग्री के निष्पादन में वेतन का प्रथम 1,000 रुपये और बाकी का 2/3 कुर्क और विक्रय नहीं किया जाएगा। ठीक है। सेक्शन 60 में जो अटैचमेंट के बारे में बताता है। ठीक है। और उसके बाद 89 का अमेंडमेंट इसमें 1999 द्वारा पुनः स्थापित किया गया था इसे, और यह धारा न्यायालयों के बाहर विवादों के निपटारे से संबंधित व्यवस्था करती है। ठीक है। उसके बाद 96 के उपधारा 4 में संशोधन किया गया 1999 द्वारा, और ये बंद किया गया कि लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेयवाद में किसी डिग्री में अपील यदि रकम 10,000 रुपये से अधिक नहीं है तो केवल विधि के प्रश्न के संबंध में ही होगी। फिर उसके बाद 39 में अमेंडमेंट किया गया, इसके द्वारा 2002 द्वारा उपधारा 4 को स्थापित किया गया, जिसके अनुसार डिग्री पारित करने वाले न्यायालय को ऐसी डिग्री के निष्पादन में उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर किसी व्यक्ति संपत्ति के विरुद्ध निष्पादन की शक्ति प्राप्त नहीं है। फिर उसके बाद सेक्शन 64 में अमेंडमेंट किया गया, इसके द्वारा उपधारा 2 अंत स्थापित की गई है, जिस धारा 60 कुर्की के बाद संपत्ति की प्राइवेट अंतरण से उपबंध करती है। फिर उसके बाद धारा 102 के स्थान पर संशोधन अधिनियम 1999 के एवं 2000 द्वारा यह संशोधन किया गया कि जहाँ मूल वाद की विषय वस्तु 25,000 रुपये से अनधिक धन की वसूली के लिए वहाँ डिक्री की द्वितीय अपील नहीं होगी। ठीक है। और 115 में अमेंडमेंट 1999 द्वारा परंतु में संशोधन किया गया, इसके द्वारा धारा 3 में अंतर स्थापित किया गया, और जिसके अनुसार एक न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण किसी वाद या अन्य कार्रवाई के स्थगन के रूप में लागू नहीं होगा, सिवाय वहाँ के जहाँ ऐसे वाद या अन्य कार्रवाई को उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया है। फिर उसके बाद है धारा 148 में संशोधन यानी अमेंडमेंट, इसमें अधिनियम 1999 द्वारा न्यायालय द्वारा कोई कार्य करने के लिए समय सीमा के अधिकतम 30 दिन तक बढ़ाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है। लेकिन अब ये 90 डेज है। ठीक। और 95 में अमेंडमेंट किया गया, इसमें गिरफ्तारी कुर्की व आदेश के लिए प्रतिक्रिया के संबंध में धनराशि को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। 95 में पूछा जाता है कितनी राशि है, 50,000 रुपये, जो व्यक्तिक्रम की राशि है प्रतिक्रिया के लिए। ठीक है। जो अपर्याप्त आधार के बिना यदि किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उसको कितने 50,000 रुपये का फाइन देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आप देखते हैं आदेशों में संशोधन, तो वादों का संस्थित किया जाना के नियम 1 में अमेंडमेंट किया गया है, और समनों का निकाला जाना नियम 1, 2, 6, 7, 9, 9A, 21, 23, 24 में संशोधन किया गया है। उसके बाद आदेश 6 अभियोजन साधारणतः के नियम 15 एवं 17 में किया गया, ऑर्डर 7 के रूल 9, 11 और 14 में। ठीक है। तो ये तो आपको खुद ही देखने हैं, इन सबको इतना डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं संहिता की धारा 2 पर आ जाते हैं, जो डेफिनेशंस बताती है। तो इसके अनुसार संहिता के अंतर्गत नियम भी आते हैं। सेक्शन 2 सब क्लोज 1 का अगर हम देखा, जो 2 सब क्लोज 1 में डेफिनेशन दी गई है वो बताती है रूल्स के बारे में। संहिता के अंतर्गत नियम भी आते हैं। तो फिर उसके बाद आ जाती है 2.2 में डिग्री की डेफिनेशन दी गई है। इसके अनुसार डिग्री न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है जो वाद में के सभी या किन्हीं पक्षकारों की, ठीक है, जो वाद में के सभी या किन्हीं विवादित विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चयिक रूप से अवधारण करती है। ठीक है। और डिग्री प्रारंभिक हो सकती है, अंतिम भी हो सकती है। वादपत्र की जो नामंजूरी तथा धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारण डिग्री के अंतर्गत आता है। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि डिग्री में क्या आता है, तो वादपत्र की नामंजूरी भी आएगी और धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का उदाहरण भी आएगा। ठीक है। किंतु ऐसा कोई न्याय निर्णय डिग्री नहीं है जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है। ठीक है। एक तो वो जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है वो डिग्री के अंतर्गत नहीं आता, और नहीं व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का आदेश ही डिग्री माना जाएगा। फिर उसके बाद डिग्री को धारा 2.3 में परिभाषित किया गया डिग्रीदार को।
ठीक है, जिसके अनुसार जिसके पक्ष में कोई डिग्री पारित की जाती है या निष्पादन योग्य कोई आदेश किया जाता है वही डिग्रीदार कहलाता है। ठीक है, जिसके फेवर में डिग्री पारित होती है। फिर विदेशी न्यायालय विदेशी निर्णय क्रमशः धारा 2 का सब क्लोज 5 एवं 2(6) में बताया गया है। तो 2 सब क्लोज 5 में विदेशी न्यायालय, 6 में विदेशी निर्णय। और न्यायाधीश को धारा 2(8) में परिभाषित किया गया, जिसके अनुसार न्यायाधीश सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है। निर्णय को 2(9) में परिभाषित किया गया, जिसके अनुसार निर्णय से न्यायाधीश द्वारा डिग्री या आदेश के आधारों का कथन अभिप्रेत है। ठीक है, 2(9) में। और निर्णीत ऋणी को धारा 2(10) में परिभाषित किया गया है। और निर्णीत ऋणी वह है जिसके विरुद्ध कोई डिग्री पारित की गई है, निष्पादन योग्य कोई आदेश किया गया है। विधिक प्रतिनिधि की परिभाषा संहिता की धारा 211 में दी गई है। ठीक है, जिसके अनुसार विधिक प्रतिनिधि से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है। ये 211 में दी गई है, जो मृतक की संपदा के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि मृतक की संपदा में दखलंदाजी करता है, और जो जहाँ कोई पक्षकार प्रतिनिधि रूप में वाद लाता है, जहाँ किसी पक्षकार पर प्रतिनिधि के रूप में वाद लाया जाता है, वहाँ वह व्यक्ति जिसके अंतर्गत आता है, जिसे वह संपदा उस पक्षकार के मरने में प्राप्त होती है, जो इस प्रकार वाद लाया जाता है या जिस पर इस प्रकार वाद लाया गया है। ठीक है, तो ये होता है विधिक प्रतिनिधि। फिर उसके बाद आते हैं अंतकालीन लाभ पर, जो 212 में परिभाषित है। इसके अनुसार अंतकालीन लाभ या मध्यवर्ती लाभ से ऐसा लाभ अभिप्रेत है जो किसी संपत्ति पर सदोष कब्जाधारी किसी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति से वास्तव में प्राप्त हो, या जिन्हें वह मामूली तत्परता से उस संपत्ति से प्राप्त कर सकता है, किंतु सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धियों के कारण हुए लाभ इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। फिर उसके बाद अंतकालीन लाभ संबंधी प्रश्न वहाँ उठता है जहाँ की संपत्ति जिस पर कब्जा रखा गया है अचल संपत्ति हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।